हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मयूरी सिंह और आपका स्वागत है हमारे चैनल लेट्स स्टडी इंडिया पे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं सिंपल पेंडुलम के बारे में, जो एक एग्जांपल है सिंपल हार्मोनिक मोशन का। तो क्या है ये सिंपल पेंडुलम? तो देखा जाता है कि कभी भी किसी एक मास को अगर एक इनएक्सटेंसिबल मासलेस स्ट्रिंग से अटैच करके उन्हें हम सस्पेंड कर दें, तब जो एक सिस्टम हमारा बनता है वो एक सिंपल पेंडुलम कहलाता है। तो क्या बोला गया कि ये जो स्ट्रिंग है वो मासलेस है, पर प्रैक्टिकली क्या देखा जाता है कि कोई भी चीज मासलेस नहीं हो सकती है। तो क्या बोला गया कि ये जो स्ट्रिंग होगी वो नेग्लिजिबल वेट की होगी एंड जो मास होगा वो मान लिया कि उसकी वैल्यू है m। अब इस मास को हम क्या बोल सकते हैं? एक पॉइंट मास बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस सिस्टम में जो सारा ही मास है वो यहीं पे है, बिल्कुल m के अप्रोक्सीमेट ही सारे ही मास को हमने कॉन्सेंट्रेट करा हुआ है। एग्जाम्पल हम कंसिडर कर सकते हैं एक बॉब का। तो क्या बोला गया कि इस मास m के जगह पे क्या है? एक बॉब है जो कि मान लेते हैं कि सर्टेन उसका मास m है, वो एक नेग्लिजिबल एक इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग के साथ अटैच्ड है और वो सस्पेंड किया हुआ है। मास m हो गई, क्या बोला गया कि पॉइंट मास है, क्योंकि सारा ही का सारा मास यहीं पे कॉन्सेंट्रेटेड था। लेंथ की अगर बात की गई तो मान लेते हैं कि स्ट्रिंग की लेंथ जो है वो स्मॉल l है। तो ये एक सर्टेन सिस्टम बन गया हमारा सिंपल पेंडुलम का। तो यहां पे अगर हम किसी इस पेंडुलम के मोशन की बात करें तो क्या बोला जाता है कि ये जो सर्टेन हमने सिंपल पेंडुलम बनाया हुआ है वो क्या है? एक स्ट्रिंग से लगा हुआ है और सर्टेन मास इसका यहीं पे कॉन्सेंट्रेटेड है, इसको बोल दिया सर्टेन m मास का है। अब ये जो सर्टेन पॉइंट है वहां इसको क्या बोला जाएगा कि पार्टिकल जो है वो अपने फिक्स्ड पॉइंट पे है, या कह सकते हैं अपने मीन पोजीशन पे है। तो इस सर्टेन केस में जो बॉब है हमारा वो क्या है? फिक्स्ड पॉइंट पे है। ये जो सर्टेन इसकी पॉइंट हो जाएगी वो क्या हो गया? एक फिक्स्ड पॉइंट हो गया, या कह सकते हैं कि अपने मीन पोजीशन पे है। तो पार्टिकल जहां सस्पेंडेड है ये हो गई उसकी मीन पोजीशन। अब यहां पे पार्टिकल की अगर हम मोशन की बात करें तो क्या बोला गया? पार्टिकल अगर मोशन एग्जीक्यूट करता है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? उसके लिए हमें इस सर्टेन बॉब को, या कह सकते हैं इस पार्टिकल को, किसी सर्टेन एंगल से डिस्प्लेस कराना होगा। तो मान लेते हैं कि पार्टिकल को हमने क्या किया? कुछ सर्टेन एंगल से डिस्प्लेस करा दिया और वो एंगल क्या हो गया? थीटा हो गया। तो पार्टिकल को मोशन एग्जीक्यूट कराने के लिए हमने क्या बोला कि उसके फिक्स्ड पॉइंट से पार्टिकल को समवट डिस्प्लेस कर दिया थीटा एंगल के साथ। तो मान लेते हैं कि अभी सर्टेन कैसी कंडीशन बन गई कि हमारा जो पार्टिकल है वो ये तो उसकी मीन पोजीशन हो गई, अब पार्टिकल जो है यहां पे सस्पेंड हो गया। तो जैसे ही पार्टिकल डिस्प्लेस हुआ सर्टेन एंगल थीटा के साथ, वैसे ही क्या बोला गया कि पार्टिकल पे एक क्या करेगा? अभी एक ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगा, एक ग्रेविटेशनल पुल एक्ट करेगा, और वो ग्रेविटेशनल पुल की वैल्यू क्या हो जाएगी? mg के बराबर हो जाएगी। तो क्या हो गया? एक ग्रेविटेशनल पुल mg वर्क कर रहा होगा इस बॉब पे। तो ये तो बात हो गई एक सर्टेन फोर्स की जो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। यहां पे फिर क्या बोला गया कि अब जैसे ही पार्टिकल कुछ सर्टेन एंगल के साथ डिस्प्लेस हुआ है, उसी सर्टेन पॉइंट पे क्या होगा? एक फोर्स इस पे एक्ट करने लगेगा और वो फोर्स क्या करेगा? पार्टिकल को उसके इक्विलिब्रियम पोजीशन पे ले आने की कोशिश करेगा। तो उसी टाइम पे हम क्या बात कर सकते हैं? इस फोर्स के कंपोनेंट फॉर्म की बात कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये फोर्स तो उस पे एक्ट कर ही रहा है, पर एक इस तरीके का फोर्स इस पे एक्ट करने लगा है जो पार्टिकल को फिर से उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे लेके जा रहा है। तो क्या बोला गया? अब पार्टिकल के कंपोनेंट फॉर्म की हम बात करेंगे। तो क्या देखा जाता है कि पार्टिकल जो ये है, अब ये डिस्प्लेस होके किस तरीके का मोशन शो करेगा? समवट ये पार्टिकल इस तरीके का मोशन शो करेगा, और ये मोशन कैसा है? एक रोटेशनल मोशन पजेस कर रहा है ये पार्टिकल। तो क्या देखा गया कि ये रोटेशनल मोशन पजेस कर रहा है। अब पार्टिकल पे एक फोर्स एक्ट करेगा, एक इस तरीके से फोर्स एक्ट करेगा कि वो उसको मीन पोजीशन पे ले जाने की कोशिश करेगा। तो फोर्स का एक कंपोनेंट तो इधर हो गया, तो फोर्स का ये कंपोनेंट हो गया, दैट इज मान लिया कि ये हो गया एक सर्टेन कंपोनेंट फोर्स का।
और दूसरा कंपोनेंट क्या हो गया, इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो यहां से क्या देखा गया कि अब कौन सा कंपोनेंट इधर है, कौन सा कंपोनेंट इधर है, इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें पता है कि ये जो उनकी फिक्स्ड पॉइंट है उससे जो सर्टेन डिस्प्लेसमेंट हुआ उनके बीच की एंगल क्या है, थीटा है। सेम वही एंगल यहां भी बनता रहेगा। क्यों, क्योंकि पार्टिकल पे डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है mg के बराबर और सर्टेन वही कंपोनेंट उसी डायरेक्शन में, जिस साइड ये वाला पार्ट है उसी डायरेक्शन में जो है सर्टेन हमारा एक कंपोनेंट मिल रहा है फोर्स का, तो इनके बीच की एंगल हो गई थीटा। तो जब ये सर्टेन वैल्यू mg हो गई, इधर का कंपोनेंट से उनकी एंगल थीटा हो गई, तो हम इस कंपोनेंट को क्या बोल देंगे, ये जो सर्टेन हमारा कंपोनेंट हो गया वो हो गया mg cos थीटा। तो जब ये mg cos थीटा हो गया तो ये वाली जो सर्टेन वैल्यू होगी या ये सर्टेन जो कंपोनेंट होगा वो क्या हो जाएगा, mg sin थीटा के बराबर। तो यहां पे तो ये बात हो गई कि कौन सा ग्रेविटेशनल पुल एक्ट कर रहा था, तो फोर्स के कंपोनेंट्स किस तरीके से ब्रेक हो गए। तो सर्टेन यहां पे थीटा एंगल बन रहा था तो इधर भी थीटा एंगल देखा, तो ये क्या हो गया, उसके बेस की तरह एक्ट करने लगा, तो mg cos थीटा एंड उसके परपेंडिकुलर वाली वैल्यू mg sin थीटा। तो ये तो बात हो गई इनके कंपोनेंट की। अब यहां से क्या देखा जाएगा कि mg cos थीटा जो है वायर के टेंशन से कैंसल आउट हो जाएगा। दैट इज इस स्ट्रिंग पे एक सर्टेन टेंशन लगता रहेगा, mg cos थीटा की डायरेक्शन ये, टेंशन की डायरेक्शन ये, दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे। तो अब यहां पे कौन सा सिर्फ फोर्स बचा, एक mg sin थीटा फोर्स बचा। तो देखा गया कि सिर्फ और सिर्फ mg sin थीटा ही एक सर्टेन फोर्स बचा जो इस पार्टिकल पे एक्ट कर रहा होगा, और वही पार्टिकल क्या कर रहा होगा या वही फोर्स क्या कर रहा होगा, वो वापस से इस मीन पोजीशन पे आ रहा है। तो क्या देखा जाता है कि जब कभी भी कोई भी एक पार्टिकल ट्रांसलेशन मोशन एग्जीक्यूट कर रहा होता है तब वहां पे हम फोर्स के टर्म में बात करते हैं, पर अगर पार्टिकल रोटेशनल मोशन एग्जीक्यूट कर रहा होता है तो उस सर्टेन केस में जो फोर्स हमारा होता है वो फोर्स ना होकर के चेंज हो जाता है मोमेंट ऑफ फोर्स में, या जिसे हम टॉर्क भी कहते हैं। तो यहां पे क्या होगा, यहां पे इस सर्टेन पार्टिकल को देखा जाए तो ये एक रोटेशनल मोशन पॉसेस कर रहा है, तो यहां पे फोर्स की बात ना करते हुए हम किसकी बात करेंगे, हम टॉर्क की बात करेंगे या मोमेंट ऑफ फोर्स की बात करेंगे। तो देखते हैं इस सर्टेन पॉइंट पे टॉर्क की वैल्यू कितनी आ जाती है। तो टॉर्क जो होगा इस सर्टेन पॉइंट पे वो क्या हो जाएगा, टॉर्क इज गिवन एज r क्रॉस f। दैट इज r क्या होता है कि जिस भी सर्टेन पॉइंट को हमने ओरिजिन माना, दैट इज यहां पे पॉइंट क्या है, इसी पॉइंट से सस्पेंडेड है तो यही एक ओरिजिन की तरह बिहेव करेगा। ओरिजिन से लेके जहां भी पार्टिकल को हमने डिफाइन करा हुआ है वहां तक की डिस्टेंस हमारी r वेक्टर हो जाएगी या उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा, और f जो फोर्स उस पे एक्ट कर रहा होता है। इस तरीके से हम टॉर्क की वैल्यू या मोमेंट ऑफ फोर्स की वैल्यू निकाल देते हैं। तो यहाँ पे अब हम क्या बात करेंगे, टॉर्क की बात करेंगे, और वही सर्टेन फोर्स पार्टिकल को क्या कर रहा होगा, उसके फिर से मीन पोजीशन पे ले आने की कोशिश कर रहा होगा। तो देखते हैं किस तरीके से हमें टॉर्क की वैल्यू मिलेगी इस सर्टेन केस में। तो क्या देखा कि हमारा पार्टिकल जो है वो सर्टेन एक एंगल के साथ डिस्प्लेस कर दिया गया है। यहाँ पे पार्टिकल है, एक फोर्स mg लग रहा था, दो कंपोनेंट में ये ब्रेक हो गए, एक हो गया mg cos थीटा क्योंकि इनके बीच की एंगल थीटा थी सेम इसके तरह, और ये हो गया mg sin थीटा। तो यहाँ पे क्या बोला गया कि अब जो है हमें टॉर्क की बात करनी है कि सर्टेन इस पॉइंट पे कितना टॉर्क लग रहा होगा। क्लियर? तो टॉर्क की अगर बात करें तो क्या बोला गया, r क्रॉस f होता है, एंड r इज व्हाट, डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट, या डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। तो ओरिजिन से यहां तक की डिस्टेंस क्या हो गई है, जितनी स्ट्रिंग की लेंथ थी हमने कंसिडर किया हुआ था कि स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, स्मॉल l के बराबर है, और यही तो डिस्प्लेस होके यहां गया है, तो ओरिजिन से यहां तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, l के बराबर हो जाएगी। तो l तो उनकी डिस्टेंस हो गई। अब रही बात फोर्स की, तो फोर्स को देखा गया क्या लग रहा है, इसने तो सर्टेन कैंसल आउट कर दिया टेंशन से, फिर सिर्फ और सिर्फ इस डायरेक्शन के अक्रॉस फोर्स कितना लग रहा है, mg sin थीटा के बराबर। तो यहां से क्या देखा गया, जो एक सर्टेन टॉर्क इस पे एक्ट कर रहा होगा वो माइनस ऑफ mg l sin थीटा के बराबर होगा। अब यहां पे माइनस ऑफ दैट क्यों बोला गया, क्योंकि पार्टिकल
पे ये जो सर्टेन फोर्स है वो इस तरीके से एक्ट कर रहा है कि वो हमेशा उसके मीन पोजीशन के टुवर्ड्स डायरेक्टेड है। या कह सकते हैं कि पार्टिकल को डिस्प्लेस तो हमने इस डायरेक्शन में कराया, पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट की बात अगर करी जाए तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट इस सर्टेन डायरेक्शन में हो रहा है थीटा एंगल के साथ, पर ये जो सर्टेन फोर्स पार्टिकल पे एक्ट कर रहा है वो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में कर रहा है। इस वजह से इस टॉर्क की वैल्यू क्या मिल गई हमें, और हम क्या कह सकते हैं, और टाउ इज इक्वल्स टू माइनस mgl साइन थीटा। तो ये हो गई टॉर्क की वैल्यू इस सर्टेन पॉइंट पे रिलेटिव टू दिस ओरिजिन। मान लिया कि ये ओ ओरिजिन है। तो ये तो हो गई मोमेंट ऑफ फोर्स की बात। अब क्या बोला गया कि मान लेते हैं कि हमें अब इस सर्टेन पार्टिकल का या इस पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करनी है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के टर्म्स में अगर हम बात करें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की अगर बात की जाए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम इज गिवन बाय, कैसे गिवन होगा, अब यहां पे हमने भले सिस्टम बोला है पर हम सिर्फ और सिर्फ किसके रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करेंगे, इस बॉब के रेस्पेक्ट में। क्यों, क्योंकि सिस्टम का कंप्लीट मास जो है वो यहीं पे कन्फाइंड है, दैट इज बॉब के, जो कि पॉइंट मास की तरह बिहेव कर रहा है। तो जो हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे वो सिर्फ और सिर्फ इसी पॉइंट के अलोंग निकालेंगे। तो क्या बोला जाता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, I इज इक्वल्स टू mr स्क्वायर होता है। दैट इज यहां पे हमें क्या मिलेगा, I इज इक्वल्स टू m जो होगा वो बॉब की मास हो गई, m हो गई, और r स्क्वायर इज व्हाट, ओरिजिन से जहां भी हमारा मास डिफाइंड है तो क्या हो गया, L हो गई। तो यहां से R की जगह क्या हो गया, L हो गया। दैट इज I इज इक्वल्स टू ml स्क्वायर। तो ये मान लेते हैं इक्वेशन 1 हो गया, ये सर्टेन हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो ये तो हमने टॉर्क निकाल दिया जो कि पार्टिकल पे एक्ट कर रहा होगा, जो उसके मीन पोजीशन पे ले जाएगा। नेक्स्ट हमने सिस्टम का या बॉब के अक्रॉस जो मोमेंट ऑफ इनर्जी हमें मिलेगा वो किसके बराबर मिलेगा, I इज इक्वल्स टू ml स्क्वायर के बराबर मिलेगा। अब हमें क्या करना होगा कि अगर हमें बताना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन टर्म्स ऑफ, अगर हमें फोर्स या मोमेंट ऑफ फोर्स के टर्म में निकालना है तो हमें क्या करना होगा। तो क्या बोला जाता है कि जब कभी भी कोई भी पार्टिकल अगर ट्रांसलेशन मोशन पोजेस कर रहा होता है, एग्जीक्यूट कर रहा होता है, तो उस केस में जो हमारा फोर्स डिफाइंड होता है या गिवन फोर्स होता है वो सिंपल F इज इक्वल्स टू ma के बराबर होता है। पर यहां पे हम लोगों ने क्या देखा कि हमारा जो पार्टिकल है वो रोटेशनल मोशन पोजेस कर रहा है। तो जैसे ही पार्टिकल रोटेशनल मोशन पोजेस करेगा हमारा फोर्स जो है वो चेंज होके टॉर्क या मोमेंट ऑफ फोर्स हो जाएगा, और उस केस में तो दैट इज फोर्स क्या हो जाएगा, टॉर्क हो जाएगा, या कह सकते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स हो जाएगा। और हमारी जो मास है, ये गिवन मास जो है वो रिलेट करने लग जाएगी मोमेंट ऑफ इनर्शिया से। देन मास विल बी रिलेटिव टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एक्सेलरेशन विल बी रिलेटिव टू एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ये क्या हो जाएगी, एंगुलर एक्सेलरेशन से रिलेट करने लग जाएगी, मास जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेट करने लग जाएगा, और जो हमारा फोर्स है वो मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क रिप्रेजेंट करने लग जाएगा। तो ये तो सर्टेन केस हो गई जब पार्टिकल हमारा रोटेशनल मोशन पोजेस कर रहा है। तो यहां भी हम लोगों ने क्या देखा कि पार्टिकल तो हमारा रोटेशनल मोशन ही पोजेस कर रहा है। तो इस केस में हमने देखा कि किस तरीके से हमारे फोर्स की वैल्यू मिलेगी। तो देखा कि टाउ इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, F इज इक्वल्स टू ma, एंड मास को किससे रिलेट कर दिया, I से, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो भी हमारा सिस्टम का होगा, पर वो हमें बॉब के ही अप्रॉक्स मिल रहा है। तो टॉर्क जो होगा इस सर्टेन पॉइंट पे ही वो मास दैट इज I इंटू क्या A, और A जो है वो हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन है। अब जब डिस्प्लेसमेंट देखा सर्टेन रोटेशनल के केस में डिस्प्लेसमेंट थीटा का हो रहा है, तो सेकेंड डेरिवेटिव जो है विद रिस्पेक्ट टू t हमारा एक्सेलरेशन बताता है। तो ये सर्टेन थीटा एंगल से डिस्प्लेस हुआ तो सेकेंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन बता देगा। तो हमारे एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आएगी, d थीटा अपॉन dt2। तो यहां से F इज इक्वल्स टू m में हो जाएगा ट्रांसलेशन मोशन के लिए, रोटेशनल मोशन के लिए फोर्स लिख रहे हैं तो हमारा ये जो फोर्स है वो क्या हो जाएगा, टॉर्क या मोमेंट ऑफ फोर्स की अगर बात करें, मोमेंट ऑफ फोर्स की अगर बात करें तो टाउ इज इक्वल्स टू
मास को रिलेट कर दिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया से, ए जो कि एक्सेलरेशन है उसको रिलेट कर दिया एंगुलर एक्सेलरेशन से, तो आई क्या हो गया d2 थीटा अपॉन dt2। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। तो यहां से हम लोगों ने क्या देखा कि एक टॉर्क की वैल्यू इसी सर्टेन पॉइंट पर हमें mgl sin थीटा के बराबर मिली या माइनस mgl sin थीटा के बराबर मिली, जो कि पार्टिकल को फिर से उसके मीन पोजीशन पे लेके जाएगी। उसके बाद हम लोगों ने सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला जो कि ml स्क्वायर के बराबर मिला, एंड फिर हमने अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया को रिलेट किया फोर्स या मोमेंट ऑफ फोर्स से, तो उसके बीच का रिलेशन हमें समवट ऐसा मिला, एक उस सर्टेन केस के लिए जब पार्टिकल रोटेशनल मोशन टाइप का एग्जीक्यूट कर रहा होगा। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को इक्वेट कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं, इक्वेट करेंगे तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमें क्या मिल जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 3 हमें क्या मिल जाएगा, पहले टॉर्क की वैल्यू क्या थी माइनस mgl sin थीटा एंड i d2 थीटा अपॉन dt2, तो क्या हो गया i d2 थीटा अपॉन dt2 विल बी इक्वल टू माइनस mgl sin थीटा। ये हो गई। अब हम इसको फर्दर क्या लिख सकते हैं, अभी हमने i की वैल्यू निकाली है और i की वैल्यू क्या निकली थी, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू क्या निकली थी हमारे इस सिस्टम के लिए ml स्क्वायर के बराबर। तो हम क्या कह सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 2 या यूजिंग इक्वेशन 2 d2 थीटा अपॉन dt2 इज इक्वल्स टू माइनस mgl अपॉन में i हो जाएगा और i की वैल्यू क्या हो गई ml स्क्वायर हो गई साइन थीटा। फर्दर अगर हम इसे सॉल्व करें तो l विल बी कैंसल आउट विद l, तो हमें क्या मिलेगा एंड m विल कैंसल आउट विद m, तो हमें क्या मिलेगा d2 थीटा अपॉन dt2 इज इक्वल्स टू माइनस g अपॉन l साइन थीटा। एंड ये जो है वो क्या हो गया, फर्दर इसे सॉल्व किया तो क्या मिल गया d2 थीटा अपॉन dt2 माइनस उधर जाएगा इक्वेशन के तो क्या हो जाएगा इक्वल टू के उधर गया तो g अपॉन l साइन थीटा इज इक्वल्स टू 0। तो ये तो हमें एक सर्टेन कंडीशन मिल गई जो कि क्या थी d2 थीटा अपॉन dt2 प्लस g अपॉन l साइन थीटा इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली बात हमें ये दिखी कि पार्टिकल को जो हमने डिस्प्लेस किया था वो सर्टेन एक स्मॉल एंगल थीटा के साथ किया था। तो जब थीटा के साथ डिस्प्लेस किया था तो एक फोर्स एक्ट करने लगा और फिर से ये मोशन शो करेंगे इस तरीके का। तो जब थीटा बहुत छोटा है तो क्या कह सकते हैं कि थीटा जो है हमारी बहुत एक स्मॉल क्वांटिटी है। तो जब थीटा बहुत छोटा है, इफ थीटा इज स्मॉल, दैट इज जो डिस्प्लेसमेंट हम करा रहे हैं बॉब का उसके फिक्स्ड पॉइंट से, उसके मीन पोजीशन से, तो वो थीटा जो है वो बहुत स्मॉल क्वांटिटी है। तो उस केस में क्या हो जाता है, दैट इज साइन थीटा जो होता है वो अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर हो जाता है, थीटा के बराबर। ये हमें पता है कि अगर थीटा बहुत एक स्मॉलर वैल्यू है, एक स्मॉलर क्वांटिटी है, तो जो साइन थीटा है वो अप्रोक्सीमेट हो जाता है थीटा के बराबर। तो हमने यहाँ पे क्या माना कि जो भी हम डिस्प्लेसमेंट करा रहे हैं वो एक स्मॉल थीटा के लिए करा रहे हैं, दैट इज जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसकी फिक्स्ड पोजीशन से वो एक स्मॉल थीटा की हो रही है। तो उस केस में हमारा साइन थीटा जो है वो थीटा के बराबर हो जाएगा। तो फिर से मॉडिफाइड फॉर्म हमें इस इक्वेशन का क्या मिलेगा, तो देयरफॉर हमें क्या मिल जाएगा d2 थीटा अपॉन dt2 दिस प्लस g अपॉन l एंड साइन थीटा क्या हो गया थीटा के बराबर इज इक्वल्स टू 0। अब ये जो सर्टेन इक्वेशन हमें मिली वो इक्वेशन जो थी वो क्या दिखी, वो हमें एक सिंपल हार्मोनिक मोशन की डिफरेंशियल इक्वेशन की तरह दिखी। कैसे दिखी, जहां पे हमने क्या बोल दिया कि और हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो d2 थीटा अपॉन dt2 है प्लस हम इसको क्या बोल सकते हैं ओमेगा स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू l, जहां पे वेयर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू g बाई l और ओमेगा इज इक्वल्स टू अंडर रूट g अपॉन l, और जहां पे ओमेगा क्या रिप्रेजेंट करता है, ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द मोशन या ऑसिलेशन। तो ये हो गया एंगुलर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दैट इज अंडर रूट g अपॉन l। अब जब हम इस सर्टेन इक्वेशन को कंसिडर करें तो ये इक्वेशन बिल्कुल हमें उसी डिफरेंशियल इक्वेशन की तरह मिल रहा है जो कि हमें सिंपल हार्मोनिक मोशन के केस में मिलता है।
दैट इज हम क्या बोल सकते हैं कि इस सिंपल पेंडुलम के केस में जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन आया वो क्या आया, d2 थीटा अपॉन dt2 प्लस g अपॉन l थीटा इज इक्वल्स टू 0। इसको हमने क्या बोल दिया कि और क्या बोला, d2 थीटा अपॉन dt2 प्लस ओमेगा स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 0 एंड वेयर ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या मिली, अंडर रूट जी अपॉन एल। तो ये जो सर्टेन हमें डिफरेंशियल इक्वेशन मिला वो सेम एज दैट ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन मिला। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को देखते हुए हमने क्या बोला कि ये जो सर्टेन डिफरेंशियल इक्वेशन है या ये जो सर्टेन सिस्टम है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन पजेस कर रहा है। अब यहां से अगर हम इस थीटा के या कह सकते हैं इस सिंपल हार्मोनिक मोशन के सॉल्यूशन की बात करें, दैट इज डिस्प्लेसमेंट की ऐसी क्या वैल्यू होगी जिससे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, तो क्या बोला गया, द सॉल्यूशन ऑफ सिंपल पेंडुलम एग्जीक्यूटिंग, क्या एग्जीक्यूट करा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन इज गिवन बाय, तो क्या देखा जाता है सिंपल हार्मोनिक मोशन के केस में डिफरेंशियल इक्वेशन हमें क्या मिलता है, अगर डिस्प्लेसमेंट x हुई रहती है तो क्या मिलता है, d2x अपॉन dt2 प्लस ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 0। और इस केस में जो x की वैल्यू जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्या होता है, x इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t प्लस फाई। सेम हम इसी से रिलेट करते हुए यहां भी देखेंगे तो ये क्या मिला, बस x की जगह थीटा हो गया है, तो क्या हो गया d2 थीटा अपॉन dt2 प्लस ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 0। इसका सॉल्यूशन क्या होता है, x इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t प्लस फाई, जहां पे a जो होता है वो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है। तो यहां भी हम क्या बोलेंगे कि जो इस सर्टेन इक्वेशन का या सिंपल पेंडुलम का जो सॉल्यूशन होगा वो क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल्स टू थीटा की मैक्सिमम वैल्यू की, ये कितना डिस्प्लेस हो सकता है, मैक्सिमम इनटू साइन ओमेगा टी प्लस फाई। तो ये जो है सर्टेन सॉल्यूशन हो गया सिंपल पेंडुलम का, जो कि इस सर्टेन डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो यहां पे हम लोगों ने क्या देख लिया कि पार्टिकल जो है हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है, और सिंपल हार्मोनिक मोशन का तभी एक एग्जांपल बन गया। इसीलिए फिर अब हमने क्या बोला कि इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकाल दी, सॉल्यूशन की वैल्यू निकाल दी। अब इस केस में सिंपल पेंडुलम के केस में जो पार्टिकल की या सिस्टम की जो टाइम पीरियड निकाली जाएगी या जो भी एग्जीक्यूट कर रहा है ऑसिलेशन, उसकी टाइम पीरियड जो होगी वो क्या हो जाएगी, तो टाइम पीरियड विल बी गिवन एज व्हाट, टाइम पीरियड क्या होता है सिंपल हार्मोनिक केस में, सिंपल हार्मोनिक मोशन के केस में टाइम पीरियड t जो होता है वो 2 पाई अपॉन ओमेगा के बराबर होता है। दैट इज जो t इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 पाई ओमेगा की वैल्यू निकाल दी है, दैट इज g अपॉन एल, तो क्या हो जाएगा l अपॉन g, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में g अपॉन एल जाएगा तो उसका न्यूमरेटर में चला जाएगा l की वैल्यू। तो t इज इक्वल्स टू 2 पाई इंटू अंडर रूट एल अपॉन जी पार्टिकल की, या कह सकते हैं सिंपल पेंडुलम की टाइम पीरियड आ गई। तो टाइम पीरियड क्या हुआ कि पार्टिकल को जब हमने सर्टेन इस पॉइंट से डिस्प्लेस किया था तो पार्टिकल क्या हुआ, इधर गया, फिर सर्टेन वापस जब आया तो एक ऑसिलेशन हुआ, और इस सर्टेन ऑसिलेशन या एक ऑसिलेशन करने के जो सर्टेन टाइम लगा वही हमारा टाइम पीरियड हो गया इस सर्टेन ऑसिलेशन का। तो यहां से हम लोगों ने सिंपल पेंडुलम की टाइम पीरियड भी निकाल दी। तो इतनी चीजें थी सिंपल पेंडुलम के केस में। तो हम लोगों ने क्या देखा कि हम लोगों ने देखा कि सिंपल पेंडुलम क्या होता है। सिंपल पेंडुलम को जब हमने फर्दर सॉल्व किया तो हमने देखा कि इसका जो डिफरेंशियल इक्वेशन आता है वो बिल्कुल वैसा ही आता है जैसा कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के केस में आता है। तो वो देखते हुए हमने क्या बोला कि ये जो है पार्टिकल वो सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करेगा। उसके बाद हम लोगों ने पार्टिकल की एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकाली और क्या निकाला, पार्टिकल का टाइम पीरियड निकाला। तो इतनी बातें थी सिंपल पेंडुलम के केस में। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक्स के साथ। थैंक यू सो मच।